नमस्कार, मैं अभिमन्यु दैया, लेक्चरर जियोग्राफी आप सब विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 11th जियोग्राफी के सेशन 2020-21 के लिए हमारी पाठ्य पुस्तक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल जियोग्राफी। इसके जो सिलेक्टेड चैप्टर 2020-21 में बोर्ड एग्जाम के लिए आने हैं, हरियाणा बोर्ड में भी और CBSE में भी, उन सब से संबंधित जो NCERT एक्सरसाइज के तथा कुछ चैप्टर से और अन्य मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सोल्व करने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के लिए ही ये MCQ काम आने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जो है इसका साथ की साथ कोशिश करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर कॉइन्ड द टर्म जियोग्राफी, किस विद्वान ने सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था? हेरोडोटस, एरिस्टोनीज, गैलीलियो और अरिस्टोटल। तो इसका सबसे पहले प्रयोग आप जवाब दे सकते हैं यस, इसका जवाब है एरिस्टोनीज। एरिस्टोनीज ने 276 ईस्वी पूर्व ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। ये यूनानी विद्वान रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी टर्म्ड एज फिजिकल फीचर, इनमें से कौन सी एक भौतिक लक्षण है? पोर्ट, रोड, प्लेन, वाटर पार्क, यानी बंदरगाह, सड़क, मैदान और जो वाटर पार्क है, इनमें से कौन सा एक भौतिक लक्षण है? तो इनमें से भौतिक लक्षण क्या है? प्लेन, मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग टू कॉलम्स एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। इधर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, दूसरे कॉलम पे कुछ सामने ऑप्शन हैं, तो इनमें से सही ऑप्शन क्या है? नीचे कॉम्बिनेशन है, तो प्यारे विद्यार्थियों आपने इनको पढ़ा होगा, तो उसको कॉम्बिनेशन आप करके दे सकते हैं कि जो मीटियोलॉजी यानी मौसम विज्ञान है वो क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित होता है, डेमोग्राफी जो है ये पॉपुलेशन से संबंधित है, सोशोलॉजी जो है वो सोशल ज्योग्राफी से संबंधित है, और पेडोलॉजी जिसे मृदा विज्ञान कहते हैं ये सॉइल ज्योग्राफी से संबंधित है। तो अब आप इसके आधार पर अपना कॉम्बिनेशन यहाँ पर देख सकते हैं कि यानी A का C से संबंध है, तो D ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, कार्य कारण संबंध से संबंधित कौन सा प्रश्न है? वाई, वेयर, व्हाट एंड व्हेन, कार्य कारण से कौन सा इससे संबंधित है? सही आंसर क्या है? वाई। क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का ही, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन अटेम्प्ट टेम्परल सिनेथिज, यानी इनमें से कौन सा एक कालिक संश्लेषण करता है, समय का अध्ययन करता है? सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी या हिस्ट्री? तो सही जवाब क्या आएगा? हिस्ट्री। इतिहास जो है वो काल का, समय का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी स्टडी अंडर फिजिकल जियोग्राफी, भौतिक भूगोल के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज का अध्ययन करते हैं? वेदर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन, इंडस्ट्री या अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट? तो कौन सा सही जवाब आएगा? तो इसमें हम फिजिकल जो तत्व है इसमें से फर्स्ट है वेदर, सॉइल और एटमॉस्फेयर, बाकी के सारे जो है ह्यूमन से रिलेटेड एक्टिविटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत इनमें से किसका अध्ययन नहीं करेंगे? एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, ट्रांसपोर्ट का या पॉपुलेशन का? तो किसका नहीं करेंगे? इसमें से कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता? तो इसमें से पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आता। नेक्स्ट वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब ब्रांच ऑफ बायोजियोग्राफी, इनमें से कौन सी एक उप शाखा नहीं है जैव भूगोल की? जू जियोग्राफी, प्लांट जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी, क्लाइमेट जियोग्राफी? तो कौन सी
नहीं है। सही उत्तर क्या है? क्लाइमेट जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशियंस ऑफ द अर्थ सरफेस, हु सेड इट? कि भूगोल जो है वो अक्षेत्रीय विविधताओं का अध्ययन है, यह कथन किसका है? हेरोडोटस का, एरास्टोनीज का, रिचर्ड हार्टसॉन का या गैलीलियो का? तो सही आंसर क्या आएगा? रिचर्ड हार्टसॉन का। ये आप इनकी पिक्चर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है कि ज्योग्राफी स्टडी द डिफरेंसेस ऑफ द फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, हु गेव दिस डेफिनेशन? कि भूगोल जो है पृथ्वी के विभिन्न भागों का अध्ययन करता है, यह स्टेटमेंट किस विद्वान ने दी? हम्बोल्ट ने, रैटचेल ने, कुमारी सैंपल ने, अल्फ्रेड हैटनर ने? तो सही क्या आएगा? अल्फ्रेड हार्टनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड अंडर पॉपुलेशन जियोग्राफी? इनमें से कौन सा जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाएगा? सेक्स रेशो, माइग्रेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, पोल्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो कौन सा नहीं किया जाएगा? तो इनमें से पॉल्यूशन का अध्ययन नहीं करेंगे पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्स सिस्टेमैटिक ज्योग्राफी? क्रमबद्ध भूगोल का प्रणेता कौन है? हम्बोल्ट, कार्ल रिटर, कुमारी सैंपल, अल्फ्रेड हार्टनर? तो कौन है इनमें से? सही उत्तर है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। पूरा नाम है इनका अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि हु डेवलप रीजनल जियोग्राफी? प्रादेशिक भूगोल किसकी देन है? हम्बोल्ट की, कार्ल रिटर की, कुमारी सैंपल की, अल्फ्रेड हार्टनर की? तो किसकी है? तो इसका सही जवाब क्या है? कार्ल रिटर। इसको ऐसे भी लिखते हैं और शुरू में फ्रंट में इसका सी से भी लिखते हैं। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, कार्ल रिटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अंडर विच अप्रोच इज द वर्ल्ड डिवाइड इनटू रीजन्स एट डिफरेंट हिस्टोरिकल लेवल एंड देन ऑल द ज्योग्राफी फिनोमेना इन द पर्टिकुलर रीजन आर स्टडीज? कि ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है वो प्रदेशों में बांटा जाता है और उनका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है। तो ये कौन सी अप्रोच होगी ज्योग्राफी की? सिस्टेमेटिक अप्रोच, फिजिकल अप्रोच, ड्यूलिज्म यानी द्वैतवाद, और रीजनल या प्रादेशिक अप्रोच यानी क्रमबद्ध विधि, भौतिक विधि, द्वैतता या प्रादेशिक विधि। तो कौन से आएगा सही जवाब? रीजनल। जिसमें प्रदेशों का अध्ययन करेंगे वो रीजनल विधि। जैसे मान लो आप ये ग्रास लैंड है, तो जहाँ जहाँ दुनिया में ये ग्रास लैंड है उन प्रदेशों का हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है कि कौन सी जो अप्रोच है जिसके अंदर हम पूरे संसार को एक स्थानिक या टोपोलॉजी के आधार पर अध्ययन करते हैं? तो इसमें क्या आएगा? सिस्टेमैटिक, यानी पूरे तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, चैप्टर नंबर नेक्स्ट है हमारा, बीच में सेकंड चैप्टर नहीं आएगा, थर्ड चैप्टर से है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव? ज्यादा विध्वंसात्मक या वेव कौन सी होती हैं? पी वेव्स, एस वेव, सरफेस वेव या नॉन ऑफ द अबव? पी वेव्स, डिस्ट्रक्टिव यानी जिसकी जो गति है वो सबसे तेज होती है, वो कौन सी वेव्स हैं? तो प्राइमरी वेव्स होती हैं जो सबसे तेज गति से मूव करती हैं। आप इसमें चित्र से भी देख सकते हैं कि वो तेज गति से मूव करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? कि पृथ्वी के आंतरिक भागों को जानने के लिए सबसे अच्छा माध्यम कौन सा? अर्थक्वेक वेव, वोल्केनो, ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ मैग्नेटिज्म यानी भूकंप, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण बल या पृथ्वी का चुंबकत्व? तो सही जवाब क्या आएगा? अर्थक्वेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन हैव
कोज्ड दक्कन ट्रैप। महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश के अंदर जो काली मिट्टी का प्रदेश मिलता है उसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो किससे बना हुआ है, किस प्रकार का ज्वालामुखी इरप्शन से वो बना है। सील्ड कहते हैं उसको, फ्लड कहते हैं, या कॉम्पिस्ड कहते हैं, या कॉल्डेरा कहते हैं। ये सारे ज्वालामुखी से ही संबंधित शब्द हैं। तो सही जवाब आएगा फ्लड यानी प्रवाह। दक्कन ट्रैप एक प्रकार का लावे के प्रवाह से बना हुआ है। ये आप देख रहे हैं एरिया, और इस टाइप्स की ट्रैप्स मतलब वहाँ पर रॉक्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इनमें से कौन सा है? अपर एंड लोअर मेटल, या क्रस्ट एंड अपर मेटल, क्रस्ट एंड कोर, मेटल एंड कोर। तो इनमें से कौन सा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें मिलती हैं। सबसे ऊपर वाली होती है क्रस्ट, फिर होती है मेटल, और फिर होती है कोर। तो इनमें से कौन सा मिलकर लिथोस्फीयर बनाता है? तो लिथोस्फीयर जो है वो कौन सा होगा इसमें से? क्रस्ट और अपर मेटल ये होगा। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप है उसका परिमाण किस से मापेंगे? रिक्टर स्केल से, मर्कली स्केल से, मेजरिंग स्केल से, या सिस्मोग्राफ से? ध्यान से देखें क्वेश्चन को, क्या जवाब आएगा? ओके, इसका सही जवाब है रिक्टर स्केल से हम परिमाण अर्थक्वेक का मापते हैं, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट ऐसा क्वेश्चन है, हाउ डू वी मेजर इंटेंसिटी, तीव्रता, भूकंप की तीव्रता किससे मापेंगे? रिक्टर स्केल से, मर्कली स्केल से, मेजरिंग स्केल से, या सिस्मोग्राफ से? तो इसका सही जवाब क्या आएगा? मर्कली स्केल। ये आप इसमें देख रहे हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो वो किस प्रकार से उसकी तीव्रता इंक्रीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट मूविंग वेव्स विच रीच द अर्थ अर्लीस्ट आर कॉल्ड। कौन सी भूकंप की तरंगे सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती हैं? अल्फा वेव्स, एस वेव्स, पी वेव्स, या बीटा वेव्स? तो सबसे पहले पहुंचेंगी पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स जिनको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपर पोर्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड। जो मेटल है उसका ऊपरी भाग क्या कहलाएगा? एस्थेनोस्फीयर, क्रस्ट, लिथोस्फीयर, या फॉसियल स्फीयर? मेटल का भूमि के आंतरिक में जो सेकंड पोर्शन होता है जिसको हम मेटल बोलते हैं, उसका जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एस्थेनोस्फीयर। ये आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये इधर कॉन्टिनेंट है, इधर ओशन है, उनके नीचे वाला जो हिस्सा होता है ऊपर पट्टी है नीचे वाला, ये एस्थेनोस्फीयर कहलाएगा। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ मेटल। जो पृथ्वी की दूसरी पार्ट है क्रस्ट से नीचे मेटल, तो उसकी गहराई कितनी होगी? 2400 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 5100 किलोमीटर, या 6371 किलोमीटर? कौन सी है? तो सही आंसर है बी, 2900 किलोमीटर। जैसे आप देखेंगे यहां तक ये मेटल का हिस्सा है। नेक्स्ट आता है, कोर इज मेड ऑफ विच मेटल्स। जो पृथ्वी की सबसे गहरी परत है जिसको हम कोर कहते हैं, वो किन से बना हुआ, कौन से तत्वों से बना हुआ है? आयरन और मैग्नीशियम से, आयरन और सिलिका से, निकल और आयरन से, निकल और मैग्नीशियम से। तो किससे बना हुआ है? आप जवाब दे सकते हैं। यस, सही ऑप्शन है सी, निकल और आयरन। इसे नीफे बोला जाता है। यहाँ आयरन को फेरस भी बोलते हैं। तो नीफे, निकल प्लस फेरस, यानी निकल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स बिटवीन द एडजॉइनिंग लाइन ऑन मेटल एंड कोर। जहां मेटल और कोर है वहां बीच में जो परतें हैं वहां पर चट्टानों का घनत्व कितना है?
3 से 4 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 5 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 से 5 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर या 6 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सही जवाब क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड, 5 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 3 से 5 के बीच में होता है नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट? 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, 50 से 300 किलोमीटर, 30 से 400 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर। जो भूपर पट्टी है उसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई जो है वो सबसे फर्स्ट है 10 किलोमीटर से 200 किलोमीटर। यानी नॉर्मली ये जो ओशन होते हैं उसके नीचे इसकी गहराई कम होती है, महाद्वीपों के नीचे इसकी गहराई अधिक होती है। कहीं कहीं पर थोड़ी ज़्यादा होती है, नॉर्मली यहाँ पर 10 किलोमीटर तक और इधर 35 किलोमीटर तक रहती है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स ऑफ मेटल? जो भूपर पट्टी के अंदर मेटल है उसके अंदर जो चट्टाने हैं उनका घनत्व क्या है? ये आपका पहले भी आया था, वहाँ पर जो है क्रस्ट के बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पर कितनी है? 3 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 5 ग्राम पर स्क्वायर, या 4 से 5 या 6 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, यानी जो मेटल है इसके ऊपर वाले हिस्से में जो है इसकी गहनता 3 से 4 ग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट ऐसा ही है, क्रस्ट एंड अपर पोर्शन ऑफ द मेटल टेक टुगेदर इज कॉल्ड? क्रस्ट का और ऊपरी पोर्शन जो मेटल है वो क्या कहलाएगा? शायद ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था, एस्थेनोस्फीयर, मैग्मा, लिथोस्फीयर, कोर। तो क्या आएगा? एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर कहलाएगा। जो एस्थेनोस्फीयर था वो उसका ये वाला है ऊपर का ही हिस्सा है, और इसके सबसे ऊपरले पार्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं। नेक्स्ट आएगा, व्हाट इज द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट? यानी महासागरों के नीचे भूपर पट्टी की गहराई कितनी है? 5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 70 किलोमीटर। ओशन के नीचे कम है, ये नॉर्मली 5 से 5 किलोमीटर होती है, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं कहीं पर 10 किलोमीटर होती है, तो एवरेजली 5 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द मीन थिकनेस ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट? ऑप्शन सेम है, क्या आएगा उत्तर? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड अर्थक्वेक? किस यंत्र से हम भूकंप को मापते हैं? सिस्मोग्राफ से, सिस्मोमीटर से, ए एंड बी बोथ से, या नन ऑफ दी अबव से? क्या आएगा जवाब? सही उत्तर है सी भाग, ए एंड बी दोनों एक ही टूल के नाम है। सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, सिस्मोमीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, बेसाल्ट रॉक फाउंड इन विच लेयर ऑफ द अर्थ? बेसाल्ट सियाल में, सीमा में, नीफे में। यानी सबसे ऊपरी वाली परत को सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सेकंड परत होती है उसको सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और तीसरी होती है निक्किल और फेरम। तो कौन सी में मिलेगा? तो सही जवाब क्या आएगा? सेकंड, साइमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, इसमें बेसाल्ट रॉक्स मिलती हैं। नेक्स्ट आता है, दी डीपेस्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन? सबसे गहरी खान कौन सी है, माइन कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, साउथ अफ्रीका में है, यूएसए में है, या इंडिया में है? कौन सी है? तो सबसे गहरी जो खान है वो दक्षिण अमेरिका के अंदर है, गोल्ड माइन, जो जोहान्सबर्ग के पास में है। ये इधर जोहान्सबर्ग है, तो इसके यहाँ पर ये वाली जो माइनिंग है ये आप चित्र में देख रहे हैं, लगभग 4 किलोमीटर गहरी माइन है। अगर भारत की बात पूछें, यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया जाता है कि भारत की सबसे गहरी कौन सी है, तो कोलार गोल्ड माइन कर्नाटका में सबसे गहरी है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट वेयर द एनर्जी रिलीज्ड इन अर्थक्वेक इज कॉल्ड? जहां से भूकंप की ऊर्जा मुक्त होती है वो क्या कहलाएगा? वो स्थान एपिक सेंटर कहलाएगा, फोकस या हाइपो सेंटर कहलाएगा, शैडो जोन कहलाएगा, या सिस्मोग्राफ कहलाएगा? जहां से एनर्जी रिलीज होती है तो वो स्थान कहलाएगा फोकस। ये आप स्थान देख रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ से अर्थक्वेक आता है तो ये
फोकस या हाइपोसेंट्रिकल आएगा, और जहाँ सबसे पहले एनर्जी पहुँचती है वहाँ पर एपिक सेंटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was the first considered the possibility of Europe, Africa and America having been located side by side? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। सबसे पहले किस विद्वान ने बताया कि अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका कभी एक साथ जुड़े हुए थे? अल्फ्रेड वैगनर ने, एंटोनियो पेलेग्रिनी ने, अब्राहम ऑल्टलीज ने या एडमंड हैस ने? तो सबसे पहले बताया था इसको अब्राहम ऑल्टलीज ने। ये आप देख रहे हैं, ऐसे पहले ये अटैच थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोलर फ्लाइंग फोर्स, ध्रुवों की ओर जो भूगर्भिक प्लेटें गति करती हैं, ये किससे रिलेटेड है? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल रोटेशन ऑफ द अर्थ या टाइड? तो किससे संबंधित है पोलर फ्लाइंग फोर्स? ओके, तो सही जवाब है रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है तो भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा तेजी से घूमती है और ध्रुवों के पास धीमे से घूमती है, यानी भूमध्य रेखा के पास ज़्यादा बाहर की ओर फोर्स लगती है। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर प्लेट, इनमें से कौन सी एक छोटी लघु प्लेट नहीं है? नज़्का, अरेबियन, फिलीपींस, अंटार्कटिका, कौन सी छोटी नहीं है? तो इनमें से अंटार्कटिका जो है ये छोटी प्लेट नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लेट है, जबकि नज़्का, इसके अलावा यहाँ पर अरेबियन और ये यहाँ पर फिलीपींस प्लेट ये छोटी प्लेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट वाज नॉट कंसिडर्ड बाय दोज हु व्हाइल डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग? महासागरों की तलहटी के विस्तार का अध्ययन जब करते हैं तो इनमें से किस तथ्य का अध्ययन नहीं करेंगे? वोल्केनिक एक्टिविटी अलोंग द मिड ओशनिक रिज, यानी जो मध्य महासागरीय कटक है उसके अंदर ज्वालामुखियों की गतिविधि, स्ट्रिप्स ऑफ द नॉर्मल एंड रिवर्स मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व्ड इन द रॉक ऑफ ओशन फ्लोर, ओशन फ्लोर के अंदर जो नॉर्मल और रिवर्स दोनों चुंबकीय प्रभाव है उनका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट, महाद्वीपों के अंदर विभिन्न जीवाश्मों का मिलना उसका वितरण, एज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशन फ्लोर। तो इन चार में से किसका अध्ययन सी फ्लोर स्प्रेडिंग कंसेप्ट का अध्ययन करते समय नहीं करेंगे? तो सही उत्तर है इसका सी, कि जहाँ पर फॉसिल्स हैं उनका अध्ययन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे कॉन्टिनेंट से संबंधित है, जबकि क्वेश्चन जो है वो सी ओशन फ्लोर के स्प्रेडिंग से बारे में पूछ रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री ऑफ द इंडियन प्लेट अलोंग द हिमालयन माउंटेन? कि जब हिमालय का निर्माण हुआ या आज भी भारतीय प्लेट गति कर रही है तो ये किस प्रकार की प्लेट मोमेंट है? ओशन से कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री है या कॉन्टिनेंट से कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस है? यानी महासागर और महाद्वीपीय अभिसरण है पहला ऑप्शन, डाइवर्जेंट यानी अपसारी प्लेट सीमा है, ट्रांसफॉर्म यानी रूपांतरण प्लेट सीमा है, या डी ऑप्शन महाद्वीपीय से महाद्वीपीय अभिसरण है? कौन सा उत्तर सही है हिमालय के निर्माण में? तो सही उत्तर क्या आएगा? डी भाग, भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराती है और दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक कंसेप्ट हाउ मेनी मेजर प्लेट्स आर देयर? 7, 9, 12, 11, कितनी प्लेट हैं जो बड़ी प्लेटें हैं? तो वे हैं 7। ये आप देख रहे हैं अमेरिकाई प्लेट, साउथ अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, इंडियन ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट।
ठीक है। और 7वीं जो है वो पैसिफिक प्लेट है। नेक्स्ट आता है दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रोपोंडेड बाई, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, इस अवधारणा को सबसे पहले किसने बताया? अल्फ्रेड वैगनर ने, ऑर्टलीज ने, हॉल और दाना ने, अब्राहिम ऑर्टलीज ने। तो किसने इस कंसेप्ट को बताया था? तो सबसे पहले, हालांकि इस शब्द का प्रयोग तो अब्राहिम ऑर्टलीज ने किया था, लेकिन इसको फेमस करने वाले विद्वान थे इस थ्योरी को अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने इस सिद्धांत को 1912 में दुनिया के सामने एक्सप्लेन किया। ये है मिस्टर अल्फ्रेड वैगनर, जर्मनी के विद्वान। नेक्स्ट आता है टिलाइट इज फॉर्म्ड ड्यू टू। टिलाइट क्या है, किसके द्वारा बनता है? डिपॉजिट ऑफ रिवर, डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर, डिपॉजिट ऑफ वोल्केनिज्म, डिपॉजिट ऑफ गोल्ड। यानी नदियों के निक्षेप हैं, महानदियों के निक्षेप हैं, या ज्वालामुखी के निक्षेप से, या गोल्ड के निक्षेप से। किससे बनते हैं? टिलाइट। क्या आएगा जवाब? सही उत्तर आएगा बी भाग, ग्लेशियर के डिपॉजिट से। यानी जब ग्लेशियर नीचे खिसकते हैं तो उनकी द्वारा कुछ चट्टानें नीचे खिसक जाती हैं, और उनसे जो जब ग्लेशियर पिघलता है तो वहाँ पर जो निक्षेप मिलते हैं उनको टिलाइट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है दी स्लोवेस्ट रेट ऑफ द प्लेट मोमेंट कैन बी सीन इन। जो प्लेट गतियाँ करती रहती दुनिया में, भूगर्भीय प्लेटें, उनमें सबसे स्लो रेट मोमेंट का वो किस प्लेट का है? आर्कटिक रिज का, ईस्ट पैसिफिक रीजन का, साउथ पैसिफिक रीजन का, या मिड अटलांटिक रिज का? तो सबसे स्लो रेट जो है वो यहाँ पर है आर्कटिक रिज का। यहाँ सबसे स्लो गति से प्लेट मूव होती है। नेक्स्ट आता है नेम द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ओके, आपने जवाब दे दिया होगा। सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। यदि क्वेश्चन बदल दिया जाता कि सबसे बिगेस्ट कौन सा है, तो ऑप्शन ए सही होता। यहाँ आता है एशिया, अभी सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट आता हु वाज द प्रोफाउंडर ऑफ कन्वेक्शन करंट थ्योरी। जो भूगर्भ के अंदर संवहनीय धाराएं चलती हैं, यानी कोर से क्रस्ट की ओर जो गर्म धाराएं अंदर से बाहर की ओर आती हैं, जो कभी कभी वोल्केनो के रूप में बाहर भी आ जाती हैं, तो इस प्रकार के सिद्धांत को किसने बताया? किसकी देन है ये? आर्थर होम्स की, मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन की, एमंस हेंस की, या अल्फ्रेड वैगनर की? किसका है ये सिद्धांत? तो इसका सही उत्तर है आर्थर होम्स। ये आप देख रहे हैं, ऐसे बाहर की ओर गर्म धाराएं ऊपर की ओर आती हैं, जिससे प्लेटें मूवमेंट करती रहती हैं। ये भी एक भूगर्भिक प्लेटों के अध्ययन से संबंधित सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है पैसिफिक ओशन जोन इज आल्सो कॉल्ड। प्रशांत महासागरीय जोन क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर, बॉल ऑफ फायर, फायर रेन एरिया, वोल्केनिक एरिया। पैसिफिक ओशन जो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, उसके किनारों पर बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी घटनाएं होती रहती हैं, या अर्थक्वेक से संबंधित घटनाएं होती, क्या कहलाता है? रिंग ऑफ फायर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाय विच मेथड हैव फैसिलिटेटेड कोरिलेटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट अक्रॉस ओशन। द रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड, कार्बन 14 मेथड, रेडियो एक्टिव मेथड, फ्लाइंग मेथड। तो किस विधि से हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं, खासकर महासागरों के अंदर या कॉन्टिनेंट के अंदर? तो सही उत्तर है रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड। ये एक विधि होती है, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं चट्टानों के अंदर, उसको अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट परसेंट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली। धरती पर
महासागर और महाद्वीप का वितरण कितना है, यानी पानी और सतह कितना है? 29% लैंड, 71% पानी, 71%, या बी ऑप्शन में 71% लैंड, 29% वाटर, 36% लैंड, 64% वाटर, और डी ऑप्शन है 64 लैंड 36 वाटर। कौन सा सही है? सही है ए भाग। 71% पानी है, यानी धरती पर 2/3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा सतह है। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द नेम गिवन बाय अल्फ्रेड वैगनर टू लार्ज कॉन्टिनेंटल सराउंडेड विद वाटर। अल्फ्रेड वैगनर ने उस हिस्से को क्या नाम दिया था जो चारों ओर से पानी से घिरा था? गोंडवाना लैंड, पेंथालासा, अंगारा लैंड या पेंजिया? लार्ज कॉन्टिनेंट क्या नाम दिया था? तो उसका नाम था पेंजिया। यानी जब सारे महाद्वीप आज से 200 मिलियन ईयर एगो सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे और उनका नाम अल्फ्रेड वैगनर ने पेंजिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द नेम गिवन टू मैसिव ओशन बाय वैगनर। वैगनर ने जो आज से 200 लाख साल पहले जब सारे कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे तो उस समय जो पानी का हिस्सा था उसका क्या नाम दिया? पेंजिया, पेंथालासा, अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? सही उत्तर क्या आएगा? पेंथालासा। जैसे ये पेंजिया था तो इसके अपोजिट में सारा का सारा हिस्सा पेंथालासा था। नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू वैगनर पेंजिया वाज डिवाइडेड इनटू लैंड फॉर्म्स नेमली। कि बाद में वैगनर क्या कहते हैं कि बाद में जो पेंजिया है वो कुछ सतल खंडों में डिवाइड हो गया था। उन सतल खंडों के क्या नाम है? पेंथालासा एंड अंगारा लैंड, लॉरेशिया एंड गोंडवाना लैंड, लिवासा एंड कॉन्टिनेंट, ओशन एंड कॉन्टिनेंट। क्या ऑप्शन सही है? सही ऑप्शन है बी भाग, लॉरेशिया। उत्तर वाला भाग लॉरेशिया, साउथ वाला भाग गोंडवाना लैंड, और इनके बीच में एक समुंदर बन गया था जिसे जियोसेंक्लाइन कहते हैं, भू अभिनीति गहरी लंबी खाई, जिसका नाम था टेथीज सी, जिसमें बाद में हिमालय पर्वत बना। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्रेनाइट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, मिनरल एंड रॉक्स। पहला क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट के मुख्य भाग इनमें से कौन से हैं? आयरन एंड निकल, आयरन एंड सिल्वर, सिलिका और एल्यूमिनियम, और आयरन ऑक्साइड एंड पोटासियम। सही उत्तर क्या है? सी भाग, सिलिका और एल्यूमिनियम। ऐसी होती है ग्रेनाइट और ये सियाल से बनी होती है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइलेंट फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। रूपांतरित चट्टानों की मुख्य विशेषता क्या है? चेंजेबल, क्वाइट, क्रिस्टलाइन या फोलिएशन? सही उत्तर क्या आएगा? एक विशेषता जो सबसे प्रमुख है मेटामॉर्फिक रॉक्स की, दैट इज चेंजेबल। चेंज हो जाती है, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा तो ये चेंज होती चली जाएंगी, जैसे सेल से स्लेट, फिलाइट में, सिस्ट में या नीस में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल एलिमेंट मिनरल। इनमें से कौन सा एक तत्व से बना हुआ खनिज नहीं है? गोल्ड, सिल्वर, माइका, ग्रेफाइट। कौन सा नहीं है? दैट इज माइका। अभ्रक, अभ्रक नहीं है, ये बहुत सारे मिनरल्स का मिला जुला रूप होता है और भारत में दुनिया का 60% माइका मिलता है, अभ्रक मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल। सबसे कठोर खनिज कौन सा है? टोपाज, डायमंड, क्वार्ट्ज, फेल्सपर। यस, सही उत्तर क्या आएगा? डायमंड। हीरा सबसे कठोर है। यदि क्वेश्चन पलट दिया जाए कि सबसे सॉफ्ट कौन सा है, ऑप्शन यही हो तो ए ऑप्शन हो जाएगा, टोपाज सबसे सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेडिमेंट्री रॉक। इनमें से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? टिलाइट, बोरैक्स, ब्रेसिका या मार्बल।
सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं है। ओके, सही उत्तर आएगा मार्बल, जिससे ब्यूटीफुल ताजमहल बनाया गया। ऐसी रॉक्स होती है जमीन में, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, मार्बल। ठीक है, बाकी की तीनों सेडिमेंट्री रॉक है और सादी चट्टान निकल आती है। साइंस ऑफ मिनरल्स इज कॉल्ड मिनरलोजी, मिनरल साइंस, पेट्रोलॉजी या आयरनोलॉजी, क्या कहलाएगी? सही जवाब है सी भाग, सेल विज्ञान या शैली की पेट्रोलॉजी इसको बोला जाता है। ठीक है, नीचे आप कुछ नोट्स भी पढ़ सकते हैं कि पेट्रोलॉजी और मिनरलोजी में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रॉक आर फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ लाइमस्टोन? चूना पत्थर किस चीज में चेंज हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक्स के? मार्बल में, स्लेट में, ग्रेनाइट में या सिस्ट में? किस में चेंज होगा? मार्बल में। नेक्स्ट है, विच रॉक आर फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म ऑफ बेसाल्ट? बेसाल्ट किस में बदलेगा? मार्बल, स्लेट, ग्रेनाइट या सिस्ट में? तो सही उत्तर क्या आएगा? ये बदल जाएगा आपका बेसाल्ट, सिस्ट में बदल जाएगा। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, पेट्रोलॉजी डज नॉट स्टडी, जो शैली की है, सेल विज्ञान, ये किसका अध्ययन नहीं करती? स्ट्रक्चर ऑफ मिनरल, शेप एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनरल्स, सोर्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, किसका अध्ययन नहीं करती है? तो ये टाइप्स ऑफ रॉक्स का अध्ययन नहीं करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? इनमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, मार्बल, लाइमस्टोन, सिस्ट, कौन सी नहीं है मेटामॉर्फिक? लाइमस्टोन नहीं है, ये सेकेंडरी रॉक्स वो होती है, सेडिमेंट्री रॉक, बाद में ये इसमें चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म इन सम रॉक्स गेन्स एंड मिनरल्स गेट अरेंज्ड इन लेयर एंड लाइंस। जब रूपांतरण हो रहा होता है चट्टानों में, तो कुछ चट्टानें या खनिज जो लेयर या लाइन में असेंबल हो जाते हैं या वो चेंज हो जाते हैं, इस अरेंजमेंट को मिनरल्स के क्या कहेंगे? लाइनेशन, अरेंजमेंट, फंक्शनलिटी या डिसैपनिंग, क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे ए भाग, लाइनेटेशन, पंक्तियां सी बन जाती इसमें, ऐसा बन जाएगा। नेक्स्ट वन कर रहा है, व्हाट काइंड ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स हैज इट्स मिनरल ग्रेन्स अरेंज इन प्लेन या बैंड? जब ये बैंड में बदल जाएंगी तो क्या कहलाएंगी? ऑप्शन सेम है, तो तब ये कहलाएंगी फ्लोएशन। ये जैसे ये बैंड में बदल गई अलग अलग। इसी प्रकार से दी मिनरल गेन इन रॉक्स आर अरेंज्ड रैंडमली, और जब ये रैंडमली हो जाए, कोई इसका ना ये लाइनिंग में हो या ना ये बैंड में हो, तो इस टाइप्स की क्या कहलाएगी? ऑप्शन है लाइनेटेशन, अरेंजमेंट, नॉन फ्लोटेशन या फ्लैटेड, तो क्या कहलाएंगी? सी भाग, नॉन फ्लैटेड कहलाएंगी, इस टाइप्स की हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई भी पैटर्न आपको नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आता है, ग्रेनाइट टर्न इनटू, ग्रेनाइट किस में बदल जाता है? स्लेट में, मार्बल में, क्वार्टजाइट में या नीस में? किस में बदलेगा जी? नीस में बदल जाएगा। नेक्स्ट आता है, सैंडस्टोन टर्न इनटू, जो सैंडस्टोन है वो किस में बदलेगा? स्लेट में, मार्बल में, क्वार्टजाइट में या नीस में? सैंडस्टोन बदलेगा क्वार्टजाइट में। नेक्स्ट आता है, सेल टर्न इनटू, ऑप्शन सेम है, सेल किस में बदल जाएगा? सेल जो है वो स्लेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नॉन मेटलिक? इनमें से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? लोहा, कॉपर, कोयला, गोल्ड। आयरन, कॉपर, कोल एंड गोल्ड, कौन सा नहीं है? तो इसमें से कोयला नहीं है।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक, अग्न्य चट्टान इनमें से कौन सी नहीं है? ग्रेनाइट, ग्रेवो, पैगमिट, मार्बल, इनमें से कौन सी इग्नियस रॉक नहीं है? ओके, सही उत्तर है मार्बल, क्योंकि ये मेटामॉर्फिक रॉक है, ऐसी होती हैं ये जमीन के अंदर मार्बल। नेक्स्ट आता 98% ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ द 8 एलिमेंट, 8 मुख्य तत्वों से पृथ्वी का अधिकांश जो क्रस्ट है वो बना हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग दीज 8 एलिमेंट्स, उन 8 तत्वों में से इनमें से कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम एंड आयरन, कैल्शियम एंड सोडियम, माइका एंड ग्रेनाइट, इनमें से कौन सा नहीं है? सही उत्तर क्या है? माइका और ग्रेनाइट, ये 8 तत्वों में से नहीं है, बाकी के सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रीशियस मेटल, इनमें से कौन सा एक बेशकीमती खनिज नहीं है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर, कौन सा नहीं है? दैट इज कॉपर। ऐसा होता है कॉपर वायरिंग में यूज होता है, यूटेंसिल्स इनके बनते हैं, बहुत सारे काम इसका होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेरस मिनरल, इनमें से कौन सा एक लौह खनिज है? कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम, टीन, कौन सा है? दैट इज आयरन ओर, ऐसा जमीन से ये हमें मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन फेरस मिनरल, इनमें से कौन सा एक अलौह खनिज है? कॉपर, एल्यूमिनियम, टीन या ऑल ऑफ द अबोव, कौन सा सही? दैट इज डी भाग, ऑल ऑफ द अबोव, सभी हैं, ये सारे अलौह युक्त खनिज हैं। ये कॉपर है, ये टीन है, ये एल्यूमिनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 8, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इनमें से एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट कौन से हैं? वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकुलर, गैस, ऑल ऑफ द अबोव। सही उत्तर है ऑल ऑफ द अबोव, सारे होते हैं। व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ मेसोस्फीयर कॉल्ड, जो मेसोस्फीयर है, वायुमंडल की जो परत है मेसोस्फीयर, उसके ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोपोज या आयनोस्फीयर? दैट इज मेसोस्फीयर की पूछ रहा है तो उसका ऊपरी भाग कहलाएगा मेसोपोज। यहां है ये मेसोपोज, 80 किलोमीटर ऊपर। नेक्स्ट आता है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इनमें से कौन से हैं? मेसोस्फीयर में, आयनोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या स्ट्रेटोस्फीयर में, किस में मिलते हैं? तो वे मिलते हैं हमें आयनोस्फीयर में। यहाँ पर ये चार्ज हो जाते हैं जिनको अरोराज बोला जाता है, उत्तरी ध्रुवीय ज्योति या दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ऊपर की परत कौन सी है? एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या स्ट्रेटोस्फीयर? सबसे ऊपरी परत का नाम है एक्सोस्फीयर, ये वाली परत। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, देन लास्ट टॉप मोस्ट इज एक्सोस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? मेसोस्फीयर, आयन मंडल या अक्षोभ मंडल या समताप मंडल, कौन सा है? कौन सा है? सी भाग, अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास एंड 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्फाइंड टू द हाइट ऑफ हाउ मैनी किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 99% आयतन या उसका मास जो है वो कवर हो जाता है? 10 किलोमीटर तक, 12 तक, 24 तक या 32 किलोमीटर तक? सही उत्तर क्या आएगा? 32 किलोमीटर तक। नेक्स्ट आता है टू व्हाट हाइट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड इन एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर कितनी ऊंचाई तक मिलते हैं? 60, 75, 90 या 100? सही उत्तर है 90 किलोमीटर तक, 90 किलोमीटर। नेक्स्ट वन आता है टू व्हाट हाइट ऑफ
इज ओजोन फाउंड? ओजोन कितनी ऊंचाई तक मिलती है? 10 से 50 किलोमीटर, 5 से 60 किलोमीटर, 30 से 80 किलोमीटर, 40 से 90 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। यहां मिलती है ओजोन 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमोस्फियर इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर लाइफ? इनमें से कौन सी जीवन के लिए सबसे जरूरी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी जरूरी है? ओजोन लेयर पूछा है, गैस नहीं पूछी, ध्यान रखना। विच लेयर, गैस नहीं पूछ रहा, डाउट हो सकता है ऑप्शन में। लेयर पूछी है, लेयर यहां पर केवल ओजोन है, बाकी की सारी गैस है। तो ओजोन लेयर हमारे लिए जरूरी है क्योंकि ये सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है। तो इसलिए ध्यान रखें कि बीच में कहीं ऑप्शन में मिस्टेक ना हो जाए। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी कॉजेज बिहाइंड इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, किलिंग एनिमल, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिनरल्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है? सबसे पहला ऑप्शन ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स के जलाए जाने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है वातावरण में। जैसे नेचुरल गैस को जलाना, पेट्रोलियम को या कोयले को, ये सारे जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। नेक्स्ट वन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉन्स्टिट्यूट द मेजर पोर्शन ऑफ द एटमोस्फियर? इनमें से कौन सी जो गैस है वो वायुमंडल में सबसे ज्यादा है या मुख्य भाग है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। यस, सही उत्तर क्या आएगा? नाइट्रोजन। 78% जो है ये वातावरण के अंदर है, 21% सेकेंड मोस्ट ऑक्सीजन है, बाकी की सारी गैसें 1% है। एटमॉस्फेयर की लेयर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग इज? मनुष्य के लिए सबसे जरूरी इनमें से कौन सी लेयर है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर या आयनोस्फीयर? समताप मंडल या मेसोस्फीयर या अक्षोभ मंडल या आयन मंडल? कौन सी सही है? कौन सी सबसे जरूरी है? दैट इज ट्रोपोस्फीयर, अक्षोभ मंडल, जो सबसे नीचे वाली परत है। सी साल्ट, पोलन, एश, स्मोक सॉल्ट, फाइन सॉइल, दीज आर एसोसिएटेड विद? समुद्र का नमक है, धुएं के कण आदि हैं, ये किससे संबंधित है? गैस से, डस्ट पार्टिकल से, वाटर वेपर से या मेट्रियोज से, उल्का पिंडों से? किससे संबंधित हैं? ये हैं डस्ट पार्टिकल्स। नेक्स्ट वन आता है, ऑक्सीजन गैस इज नेग्लिजेंस क्वांटिटी एट द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लगभग नगण्य हो जाती है? 90 पे, 100 पे, 120 पे या 150 किलोमीटर पे? सही उत्तर क्या आएगा? 120 किलोमीटर। नेक्स्ट आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग सोलर रेडिएशन एंड ओपाक्यू टू आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन? कौन सी गैस सूर्य की किरणों के लिए तो पारगम्य है और धरती के द्वारा जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है उसके लिए अपारगम्य है? कौन सी है? ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? यस, सही उत्तर क्या आएगा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सूर्य की किरणों को तो आने देती है लेकिन धरती के द्वारा जो गर्मी है उसको नहीं जाने देती। इसी कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है इस कारण। नेक्स्ट कह रहा है चैप्टर नंबर 9, सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून ऑन 21 जून। 21 जून को सूर्य सीधा कहाँ चमकेगा? इक्वेटर पे, 23 डिग्री एंड हाफ साउथ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, 23 डिग्री एंड 5 नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक सर्कल पे। इनमें से 21 जून को सूर्य सीधा 90 डिग्री पर किस रेखा पर चमकता है? दैट इज सी भाग।
23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ आप देख रहे हैं ये जून की स्थिति है और यहाँ पर सूर्य की किरणें 90 डिग्री पे गिर रही हैं। यदि यहाँ पर क्वेश्चन बदल दिया जाए कि 22 दिसंबर को कहाँ चमकेगा, तो फिर ऑप्शन आपका हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दिसंबर में ये स्थिति होती है, जून में ये स्थिति होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके हुए सूर्य के चक्कर लगाती है, इसलिए सिचुएशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी आर द डे द लॉन्गेस्ट। इनमें से किस शहर में दिन सबसे लंबा होगा साल में? जैसे कोई भी सीजन में आप पूछा जा सकता है। तिरुवनंतपुरम ये केरला में है, चंडीगढ़ जो हरियाणा पंजाब की कैपिटल है, हैदराबाद जो तेलंगाना की कैपिटल है, नागपुर जो महाराष्ट्र के पूर्व में प्रमुख शहर है। तो किस में सबसे बड़ा दिन होगा? लॉन्गेस्ट दिन जो है वो चंडीगढ़ में होगा। क्यों? क्योंकि जो भी स्थान इक्वेटर से जितना दूर होगा वहाँ पर दिन की अवधि लंबी होगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, यदि जून की स्थिति की बात करें तो 0 डिग्री पे 12 घंटे का दिन होगा, 20 डिग्री पे 13 घंटे का, 40 डिग्री पे 14 घंटे का, 60 डिग्री पे 18 का और 90 डिग्री पे 6 महीने का होगा। ठीक है, तो चंडीगढ़ सबसे नॉर्थ में है, इसलिए यहाँ पर दिन की अवधि सबसे लंबी होगी समर सीजन में। नेक्स्ट है, दी एटमोस्फियर इज मेनली हीटेड बाई दी। किससे गर्म होता है वातावरण? शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन से, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन से, लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से या स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन से? सूर्य की लघु तरंगों से, ऑप्शन ए कह रहा है। परावर्तित सोलर रेडिएशन यानी वातावरण के द्वारा जो ऊर्जा को रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है उससे, या पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई दीर्घ तरंगों से, या विस्तारित होती या फैलती हुई सोलर रेडिएशन से? किससे होता है? तो ऑप्शन सही है सी भाग, जो लघु दीर्घ तरंगे होती हैं वो वातावरण के अंदर ही रह जाती हैं। इनमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये कुछ 2 कॉलम हैं, ये आपस में आपने अटैच करने हैं। इंसोलेशन, एल्बिडो, आइसोथर्म, एनुअल रेंज। इधर कुछ ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन द मीन टेम्परेचर ऑफ द वार्मेस्ट एंड कोलेस्ट मंथ, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, द इनकमिंग सोलर रेडिएशन, द परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड ऑन ऑब्जेक्ट। इनमें आपस में ये अटैच करने आपने, तो कौन सा किससे जुड़ेगा? देखो, इंसोलेशन है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी ए के सामने 3 आएगा। एल्बिडो जो होता है वो होता है एल्बिडो द परसेंटेज ऑफ विजिबल लाइट रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा परावर्तित ऊर्जा या प्रकाश। आइसोथर्म होती है एक लाइन जो समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ती है। और एनुअल रेंज क्या होती है कि सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीनों के बीच के तापमान का अंतर एनुअल रेंज कहलाएगा। तो आप ऐसे इसका ये देखिए सही जवाब ऐसे आएंगे, ए के सामने 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट कह रहा है दी मेन रीजन दैट द अर्थ एक्सपीरियंस हाईएस्ट टेम्परेचर इन द सब ट्रॉपिक्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर रादर देन द इक्वेटर। क्वेश्चन समझिए पहले कि सब ट्रॉपिक्स के अंदर, उष्ण कटिबंध के अंदर उत्तरी गोलार्ध में गर्मी अधिक महसूस की जाती है, जबकि भूमध्य रेखा की अपेक्षा। क्यों? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सब ट्रॉपिकल एरिया टेंड टू हैव लेस क्लाउड कवर, कि भूमध्य रेखा की बजाय उत्तरी इसमें कर्क रेखा के आसपास बादल कम होते हैं। सेकंड कह रहा सब ट्रॉपिकल एरिया हैव लॉन्गर डे हावर इन द समर देन द इक्वेटोरियल, भूमध्य रेखा प्रदेशों की बजाय कर्क रेखा के आसपास दिन की अवधि लंबी होती है। सब ट्रॉपिकल एरिया हैव एन इनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कंपेयर टू इक्वेटोरियल एरिया, यानी यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा बनता है। या सब ट्रॉपिकल एरिया आर नियरर टू द ओशनिक एरियाज देन द इक्वेटोरियल लोकेशन, यानी कर्क रेखाओं के या सब ट्रॉपिक्स का एरिया जो है इसके आसपास समुंदर ज़्यादा है भूमध्य रेखा की बजाय। ऑप्शन 4 इस प्रकार से दे रखे हैं। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका
बी भाग कि जो समर सीजन आएगा नॉर्थ हेमीस्फीयर के अंदर, जब जून 21 को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकेगा तो यहाँ पर भूमध्य रेखा की बजाय दिन लंबे होंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, ये है इक्वेटर, यहाँ दिन की अवधि छोटी है जबकि यहाँ पर दिन की अवधि लंबी है। तो ज़्यादा लंबे समय तक सन की हीट मिलेंगी और 90 डिग्री पर आएंगी तो यहाँ पर गर्मी अधिक होगी। जबकि भूमध्य रेखा पर एक कारण और होता है कि वहाँ पर बादल छाए रहते हैं। ठीक है, हालांकि बादल वाला ऑप्शन भी था लेकिन उसकी तुलना में बी भाग सबसे पहला है, वो बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11, वाटर इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में जल। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के लिए इनमें से सबसे जरूरी कौन सा है? वाटर वेपर, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल या ऑक्सीजन। ओके, कौन सा सबसे जरूरी है? तो सबसे जरूरी है वाटर वेपर। नेक्स्ट है, खासकर ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया है कि वेदर के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट वन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग लिक्विड इनटू वेपर, कि लिक्विड से तरल से गैस में वाटर वेपर के रूप में बदलने की प्रोसेस में मुख्य भूमिका क्या कहलाती है? यानी तरल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन या एवापोरेशन या प्रिसिपिटेशन, कौन सा कहलाएगा? सही आंसर आएगा सी भाग, इवापोरेशन कहलाएगा, वाष्पीकरण। नेक्स्ट आता है, दी एयर दैट कंटेन्ड मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी। जब किसी वायु में आर्द्रता पूर्ण रूप से भर जाए तो क्या कहलाएगी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, निरपेक्ष आर्द्रता, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, विशिष्ट आर्द्रता या सैचुरेटेड एयर, संतृप्त वायु, क्या कहलाएगी? जैसा नाम से पता चल रहा है, डी भाग, संतृप्त वायु, जब वायु पूरी तरह से नमी से भर जाए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन स्काई। सबसे ऊंचे मेघ कौन से होते हैं? सीरस क्लाउड यानी पक्षाभ मेघ, स्ट्रेटस क्लाउड, स्तरीय मेघ, निम्बस क्लाउड, वर्षा मेघ या कोमुलस क्लाउड, कपासी मेघ, कौन से सबसे ऊंचे होते हैं? दैट इज सीरस क्लाउड, पक्षाभ मेघ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्लाउड इन द स्काई? हाँ, सीरस क्लाउड होते हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है लाइफ ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर जीवन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बायोस्फीयर। इनमें से कौन सा बायोस्फीयर में शामिल होता है? ओनली प्लांट, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली एनिमल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या इसमें से बायोस्फीयर में शामिल होंगे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी सभी जीवित पदार्थ, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब। नेक्स्ट वन है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर नोन। जो ट्रॉपिकल घास भूमियां हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रेरीज कहलाएंगी, सवाना कहलाएंगी, स्टेपीज कहलाएंगी, नन ऑफ द अबोव कहलाएंगी। तो सही उत्तर है सवानाज। यहाँ है ये अफ्रीका में, इसको सवाना बोलते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां होती हैं, ये उष्ण कटिबंधीय घास भूमियां होती हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर सवाना। ऑक्सीजन कंबाइन विद आयरन फाउंड इन द रॉक्स आर फॉरम। जब ऑक्सीजन लोहे के साथ मिश्रित अवस्था में मिलती है चट्टानों में तो वो क्या कहलाएगी? आयरन कार्बोनेट, आयरन नाइट्रेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन सल्फेट, क्या कहलाती? दैट इज आयरन ऑक्साइड, ऐसे हो जाएगी ये। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म। जब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, जब सूर्य का प्रकाश जमीन से पानी लेकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो इसमें और किस चीज़ की ज़रूरत रहती है? प्रोटीन की, अमीनो एसिड की, कार्बोहाइड्रेट की या विटामिन की?
तो सही उत्तर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। ये आप प्रोसेस इसमें चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ बायोम? इनमें से कौन सा एक बायोम नहीं है? फॉरेस्ट बायोम, डेजर्ट बायोम, एक्वेटिक यानी जलीय बायोम और सुंदरी बायोम। डी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट वन आता है, वेरी लेस रेनफॉल एंड हाई रेट ऑफ एवापोरेशन इज ए फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ बायोम? जिसमें बहुत कम बारिश होती हो और ज़्यादा वाष्पीकरण होता हो, ऐसा कौन सा बायोम है? फॉरेस्ट, डेजर्ट, एक्वाटिक या सुंदरी बायोम, कौन सा होगा? मरुस्थलीय बायोम, डेजर्ट बायोम। डेजर्ट में गर्मी ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू इकोलॉजी? इकोलॉजी से संबंधित इनमें से कौन सा है? बर्थ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वृद्धि, विकास, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर क्या है? ये सारी चीज होती हैं, जन्म भी होता है, वृद्धि भी होती है, विकास भी होता है, सब होते हैं पारिस्थितिकी में। ऑल ऑर्गेनिज्म बिकेम सो मच इंटरलिंक्ड एंड interdependent on each other that life of one can't be imagined without the other। पारितंत्र में सभी जीव एक दूसरे से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के बगैर उनका जीवन संभव नहीं है। ये शब्द क्या कहलाएगा? ये सारी व्यवस्था, बायोम, इकोलॉजी, फूड चेन या फूड वेब, दैट इज इकोलॉजी, पारितंत्र कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन बायोटिक फैक्टर? इनमें से कौन सा जैव तत्व है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ऑल ऑफ द अबव। सही उत्तर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी है, सारे के सारे जैव पदार्थ हैं। नेक्स्ट आता है, इकोसिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। कौन सी दो टाइप्स होती है इकोसिस्टम की? टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक, रीजनल एंड वर्ल्ड इकोसिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो सही उत्तर आएगा ए ऑप्शन, स्थलीय पारितंत्र और जलीय पारितंत्र। नेक्स्ट आता है, बायोम इज ग्रुप ऑफ। बायोम किस चीज का समूह है? प्लांट एंड एनिमल का, एबोटिक एलिमेंट्स का, एक्वेटिक एलिमेंट्स का या नन ऑफ द अबव? कौन सा आएगा? सही उत्तर आएगा प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सारे मिलकर बायोम का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी कंज्यूमर? प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? कार्निवर्स यानी मांसाहारी, हार्बीवर्स शाकाहारी, डिकम्पोजर अपघटक या ऑल ऑफ द अबव? प्राइमरी, प्राइमरी में आएगा शाकाहारी, हार्बीवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सेकेंडरी कंज्यूमर? द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? दैट इज ऑप्शन सेम है, कार्निवर्स कहलाएंगे, मांसाहारी कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है, वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ सनलाइट रिसीव ऑन द अर्थ इज ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, व्हाट परसेंटेज इज इट? सूर्य के जो प्रकाश का हिस्सा है जो पृथ्वी की ओर आता है, उसमें से कितना हिस्सा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज होता है? 0.50%, ओनली 1%, 0.1%, 0.2%। राइट आंसर इज 0.1%। नेक्स्ट आता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर? एनिमल के लिए, एनिमल प्लांट के लिए, प्लांट के लिए या आर ऑर्गेनिजम्स के लिए? संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण किसके लिए जरूरी है? ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। नेक्स्ट चैप्टर 16, बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जैव विविधता और संरक्षण। पहली बुक का ये अंतिम चैप्टर है। प्रिटेंडेड स्पेसीज, लुप्त प्रजातियां कौन सी कहलाती हैं? टेंटेड, अदर, लायन एंड टाइगर, ऑल, एविडेंट इन नंबर या और सफरिंग फ्रॉम द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, कौन सी कहलाएगी? जो दूसरों के द्वारा शिकार की गई है, या शेर हैं या बाघ हैं, जिनकी संख्या कम है या जिनकी भविष्य में खत्म होने का, लुप्त होने का खतरा है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज आर एस्टेब्लिश्ड फॉर पर्पज ऑफ?
रिक्रिएशन की, हंटिंग, पैड्स या कंजर्वेशन, किस उद्देश्य के लिए नेशनल पार्क और सेंचुरी बनाए जाते हैं? डी ऑप्शन सही है, कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट आता बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, जैव विविधता कहाँ ज़्यादा होती है? ट्रॉपिकल रीजन में, पोलर रीजन में, टेम्परेट रीजन में या ओशन में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में या ध्रुवीय क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंध में या महासागरों में? कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? दैट इज ट्रॉपिकल रीजन, उष्ण कटिबंध में, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में। यहाँ इंडोनेशिया, भारत, यहाँ जो बोलते हैं इसको अफ्रीका के बीच में इक्वेटोरियल प्रदेश, यहाँ पर है कांगो बेसिन, और यहाँ पर ब्राज़ील, अमेजन बेसिन। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द अर्थ समिट वाज हेल्ड? पृथ्वी सम्मेलन इनमें से कहाँ पर हुआ था? यूके में, मैक्सिको में, ब्राज़ील में, चाइना में? सही उत्तर है ब्राज़ील। यहाँ है ब्राज़ील। यहाँ 1992 में 3 से लेके 14 जून 1992 को पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुई थी। बाई व्हाट नेम डज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनिज्म पब्लिश इंफॉर्मेशन अबाउट स्पाइसीज की कौन सी उसमें वो होता है? वाइट लिस्ट, येलो लिस्ट, वाइल्ड लाइफ लिस्ट, रेड लिस्ट? यानी अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है लुप्त प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए कौन सी बुक तैयार करता है? तो रेड लिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई व्हाट नेम डज, मतलब जो इंटरनेशनल यूनियन की लिस्ट थी वो किस नाम से जानी जाती है? रेड डाटा लिस्ट से। और ये अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं जानवर्स को कि वो लुप्त प्राय है या संकटग्रस्त है, सामान्य जातियां हैं, कैसी है। नेक्स्ट वन आता है व्हेन वाज द कन्वेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ समिट हेल्ड? कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? वियना में 1994 में, रियो डी जनेरियो ब्राजील में 1992 में, अटलांटा में 1996 में या रोम में 1998 में? कब हुआ था? दैट इज बी ऑप्शन, रियो डी जनेरियो ब्राजील। यहाँ है रियो डी जनेरियो। इस देश के इस स्थान की कहानी क्या है? ये पुर्तगालियों ने ये स्थान खोजा था और पुर्तगाली यहाँ पर जनवरी में पहुंचे थे और रिवर के किनारे पहुंचे थे, तो उन्होंने जिस रिवर को देखा था उसके नाम पर इस जगह का नाम रख दिया रियो डी जनेरियो, रिवर ऑफ जनवरी। धीरे धीरे ये एक बहुत बड़ा शहर बन गया वहाँ का और इसका नाम हो गया रियो डी जनेरियो। ये पुर्तगालियों के द्वारा रखा गया नाम है। नेक्स्ट है स्पीसीज विच आर नॉट द नेचुरल इनहेबिटेंट ऑफ द लोकल हैबिटेट बट आर इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम। वे प्रजातियां जो किसी स्थान की स्थानीय प्रजाति नहीं है लेकिन उनको बाहर से लाकर वहां पर इंट्रोड्यूस किया गया हो, ऐसी जातियां क्या कहलाएंगी? एक्सोटिक स्पेसीज, एक्सीटेंट स्पेसीज, एंडेंजर्ड स्पेसीज या रेयर स्पेसीज? यानी पर विदेशी प्रजातियां या वहाँ की बाह्य पहले से ही वहाँ पर विद्यमान प्रजातियां या डेंजरस प्रजातियां जो लुप्त होने के खतरे पर हैं या लुप्त प्राय प्रजातियां या रेयर जो बहुत ही रेयर हैं यानी विशिष्ट प्रजातियां, तो कौन सी कहलाएंगी? ए कहलाएंगी विदेशी प्रजातियां। नेक्स्ट आता है देयर आर सम कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ऐसे कुछ देश हैं जो उष्ण कटिबंध में स्थित हैं। दे पोजेस ए लार्ज नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज, जहाँ दुनिया की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, वो क्या कहलाते हैं? हॉटस्पॉट्स, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर, नैरो डाइवर्सिटी सेंटर या माइक्रो डाइवर्सिटी सेंटर? क्या कहलाएंगे? सही उत्तर आएगा मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। ये देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है। नेक्स्ट आता व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ एनी स्पीसीज ऑन अर्थ? 1 से 4 मिलियन ईयर, 1 से 2 मिलियन ईयर, 5 to 10 मिलियन ईयर, 6 to 7 मिलियन ईयर? सही उत्तर आएगा 1 to 4 मिलियन ईयर्स। नेक्स्ट आता व्हाट डज द वर्ड बायो एंड डाइवर्सिटी मीन्स? बायो और डाइवर्सिटी का दोनों का
अर्थ क्या है? बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, बायो मीन्स जेनेटिक, डाइवर्सिटी मीन्स टाइप्स, बायो मीन्स बायोलॉजी, डाइवर्सिटी मीन डाइवर्स, बायो मीन्स बायोटेक, डाइवर्सिटी मीन वेरिएशन। क्या उत्तर सही है? सही उत्तर है ए भाग। बायो मीन्स लाइफ होता है और डाइवर्सिटी मीन्स विविधता, जैव विविधता, जीव जंतुओं की विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी डाइवर्सिटी विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द डिफरेंस इन सेफ फिजिकल एक्टिविटी एंड जेनेटिक इज कॉल्ड जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ऑल ऑफ द अबव। ऐसी विविधता जो आकार में, फिजिकल एक्टिविटीज में और जेनेटिकली नजर आए, इनमें से क्या कहलाएगी? दैट इज प्रजातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ऑप्शन सेम है, इनमें से कौन सा नहीं है? जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी नहीं है, स्पीसीज डाइवर्सिटी नहीं है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी नहीं है, बायोडाइवर्सिटी या माइक्रो बायोडाइवर्सिटी नहीं है। सही उत्तर है माइक्रो बायोडाइवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट आता है विच एक्ट वाज पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड प्रोपेगेट द वैरायटी ऑफ स्पीसीज विद इन नेचुरल बाउंड्रीज। जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए कौन सा कानून बनाया था सरकार ने? फॉरेस्ट एनिमल बोर्ड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फिजिकल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सही उत्तर क्या आएगा? सही उत्तर आएगा सी भाग, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको पारित किया गया था जीव जंतुओं के कंजर्वेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेगा डाइवर्सिटी सेंटर। इनमें से कौन सा देश महाजैव विविधता केंद्र वाले देशों में से नहीं है? इंडिया, चाइना, मलेशिया या इंडोनेशिया, ब्राजील, कोलंबिया, यूएसए एंड कनाडा। कौन सा नहीं है? सही उत्तर आएगा यूएसए एंड कनाडा। 17 देश हैं, ये आप नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर, जो मेगा डाइवर्सिटी के केंद्र है। खासकर ये ट्रॉपिकल्स में है, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन्स, इन दोनों के बीच के ये देश हैं, यानी इन देशों के हिस्से इनके बीच में, वहां पर मेगा डाइवर्सिटी मिलती है, जैव विविधता मिलती है। नेक्स्ट आता नेम द कंट्री वेयर अबाउट 85% ऑफ द प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड नाउ वेयर एलिस इन द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा स्थान है इनमें से जहां पर 85% वे प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती? इंडिया, चाइना, मेडागास्कर, जायरे। जायरे को आजकल कांगो भी बोलते हैं, कांगो रिवर यहाँ पर बहती है। तो सही उत्तर क्या आएगा? यस, सही उत्तर है मेडागास्कर। अफ्रीका के पास में एक द्वीप है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। 85% वहाँ पर ऐसी वैरायटीज मिलती हैं पेड़ पौधों की और जीव जंतुओं की जो केवल वहीं मिलती है, दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।